नमस्कार दोस्तों, मैं एनिका ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन स्टडी 946 में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मार्क्सवाद। और मार्क्सवाद ये बीए पॉलिटिकल साइंस नर्स फर्स्ट सेमेस्टर और बीए प्रोग्राम का भी ये टॉपिक है, पॉलिटिकल थ्योरी का। तो मार्क्सवाद हम पढ़ेंगे। और मार्क्सवाद एक विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। कार्ल मार्क्स एक जर्मनी के विचारक थे, दार्शनिक थे। उन्हीं के विचारों को मार्क्सवाद कहा जाता है। तो ये मार्क्सवाद जो है ये 19वीं शताब्दी तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में बना रहा। और उस समय ये काफ़ी लोकप्रिय था, प्रासंगिक था उस समय। तो मार्क्सवाद एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा का नाम है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधन जो होते हैं वो समाज के हाथ में रहते हैं। जिसमें उत्पादन के और वितरण के जो साधन होते हैं वो समाज के रूप में हाथ में रहते हैं। तो उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं? वही भूमि, पूंजी, मशीन, कंपनी, लेबर, ये सब उत्पादन के साधन होते हैं। तो मार्क्सवादी विचारधारा में जो उत्पादन और वितरण के जो साधन है वो समाज के हाथ में रहते हैं। और मार्क्सवाद विचारधारा कार्ल मार्क्स और एंगेल्स के विचारों पे आधारित है। और आगे चल के इसमें लेनिन, माओ त्से तुंग, रोजा लग्जमबर्ग, लेनिन, इन सारे विचारकों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। और आज भी मार्क्सवाद के बहुत सारे विचारक हैं जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मार्क्सवाद की आप भूमिका में लिख सकते हैं कि मार्क्सवाद विचारधारा 19वीं शताब्दी में एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में बना रहा। और मार्क्सवाद एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा को कहते हैं जिसमें उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं वो समाज के हाथ में रहता है। और मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स और एंगेल्स के विचारधाराओं पर आधारित है। और इसे आगे चल के लेनिन, माओ त्से तुंग, रोजा लग्जमबर्ग आदि विचारकों ने इसको आगे बढ़ाया। तो हम ये देख लेते हैं, इतनी भूमिका में लिखना है आपको। तो उसके बाद देखते हैं कि मार्क्स कौन था, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। जर्मनी के एक राइन प्रदेश था, राइन प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। और यहीं पे इनकी शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। और इतिहास, दर्शन और अर्थशास्त्र का इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। और आगे चल के इनका जन्म जो हुआ था वो 1818 में हुआ था। 1818 में इनका जन्म हुआ था। और 1843 में क्या होता है, 43 में, कि इनके क्रांतिकारी विचारों के कारण जर्मनी इनको छोड़ना पड़ता है। ये कार्ल मार्क्स को अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण इनको जर्मनी छोड़ना पड़ता है। और जर्मनी से ये चले जाते हैं फ्रांस के पेरिस में। और जब ये पेरिस में जाते हैं 1843 में, तो यहीं पे एंगेल्स से इनकी मुलाकात होती है। एंगेल्स से इनकी मुलाकात होती है। और ये मुलाकात हमेशा के लिए दोस्ती में बदल जाती है। तो जो कार्ल मार्क्स थे इनके दोस्त एंगेल्स हमेशा के लिए वहीं फ्रांस में बनते हैं, पेरिस में बन जाते हैं। और मरने दम तक इनके दोस्त बने रहते हैं। तो ये सबसे पहले जर्मनी में इनका जन्म हुआ था 1818 में। यहीं पे इनकी शिक्षा प्राप्त हुई है। दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद इन्होंने अपनी क्रांतिकारी विचारों के कारण इनको जर्मनी छोड़ना पड़ता है। और जर्मनी छोड़ के 1843 में ये फ्रांस में चले जाते हैं, पेरिस में। और वहीं पे इनकी मुलाकात होती है एंगेल्स से। और एंगेल्स इनके बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं और लास्ट तक इनके दोस्त बने रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इनको 47 में फिर 1847 में इंग्लैंड में चले जाते हैं। और इंग्लैंड में जाके स्थायी रूप से वहीं पे ये बस जाते हैं। और इंग्लैंड में रहते हुए इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, दास कैपिटल। और ये बुक उन्होंने इंग्लैंड की लाइब्रेरी में बैठ के लिखी थी। और इसके बाद ये जो बुक प्रकाशित हुई वो 1867 में बुक प्रकाशित हुई, दास कैपिटल। तो एक बराबर कार्ल मार्क्स कौन थे? ये जर्मनी के एक विचारक थे जिनका जन्म हुआ था ये राइन प्रदेश में। जर्मनी का एक राइन प्रदेश था 1818 में। और वहीं पे अर्थशास्त्र का, दर्शन शास्त्र का और इतिहास का शिक्षा प्राप्त करते हैं। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनके जो विचार थे वो क्रांतिकारी विचार थे। और उस विचार के कारण इनको जर्मनी सरकार के कारण इनको जर्मनी छोड़ के
फ्रांस जाना पड़ता है। फ्रांस में जाते हैं 1843 में, और वहीं पे इनकी मुलाकात होती है एंगेल्स से, और एंगेल्स इनके हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद 1847 में फिर यहाँ से फ्रांस से फिर इंग्लैंड जाते हैं, और इंग्लैंड में स्थायी रूप से बस जाते हैं, और इंग्लैंड में दास कैपिटल की अपनी जो इनकी फेमस पुस्तक है दास कैपिटल, इसकी रचना करते हैं। और ये पुस्तक जो प्रकाशित होता है 1867 में। उसके बाद ये 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे कार्ल मार्क्स। इनकी जीवनी के बारे में ज़्यादा नहीं लिखना है, बस यही इतना लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर मार्क्सवाद है क्या। तो मार्क्सवाद क्या हुआ कि 1847 में कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने एक कम्युनिस्ट लीग की स्थापना की। और इन्होंने कम्युनिस्ट लीग की मतलब अपनी पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी की मतलब स्थापना की थी 1847 में। और इस पार्टी की विचारधारा से पूरे वर्ल्ड के लोग जान जाए, इसके लिए इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो तैयार की। दोनों ने मिलके, मार्क्स और एंगेल्स ने क्या किया कि सबसे पहले 1847 में एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, और उस पार्टी के विचारधारा से पूरे दुनिया के लोगों को अवगत कराने के लिए, जानकारी दिलाने के लिए इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम से उसका एक घोषणा पत्र तैयार किया। और उसी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में सबसे पहले इन्होंने उजागर किया मजदूरों की समस्या के, कि वर्ल्ड में इन्होंने दो वर्ग बताए, और एक मजदूर वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग। इन्होंने कहा कि हमेशा पूंजीपति जो वर्ग है वो मजदूरों का शोषण करता है, और इन्होंने मजदूरों से आह्वान किया कि दुनिया के मजदूरों इकट्ठे हो जाओ और अपने हक के लिए पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति करो। तो इसी किताब में इनका जो मेन था कि ये मजदूरों को लेकर अपने विचार देते हैं, और मजदूरों से कहते हैं कि अपनी जो शोषण है उसके लिए आप पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति करो, इकट्ठे हो जाओ और क्रांति करो, और उनकी संपत्ति को छीनो और आपस में बांट के सबको बराबर कर दो। ये साम्यवाद वाली स्थिति होगी। तो ये मार्क्सवाद है। तो इसके बाद देखते हैं कि मार्क्सवाद के जो विचार है वो क्या है, मार्क्सवाद का सिद्धांत क्या है। तो मार्क्सवाद के अगर हम सिद्धांत है तो कई मार्क्स के सिद्धांत ये कई वर्गों में बटा हुआ है, मतलब कई हैं। एक तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, भौतिकवाद। उसके बाद ऐतिहासिक भौतिकवाद। उसके बाद अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और उसके बाद अलगावाद। इसके बाद क्रांति। उसके बाद वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ये मार्क्स के जो सिद्धांत है यही है, और इन्हीं को हमें पढ़ना है। ये मार्क्स के जो सिद्धांत है, सबसे पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसके बाद ऐतिहासिक भौतिकवाद, फिर अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत, अलगावाद, क्रांति और वर्ग सिद्धांत, और एक एक करके यही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। तो इसमें मार्क्स कहते हैं कि जो विकास होता है, जो संपूर्ण विकास है वो आर्थिक कारणों से होता है। मतलब ये दो चीज़ों में ये कहते हैं संघर्ष के कारण ही विकास होता है। विकास का आधार क्या है? भौतिक चीज़ें। ये मार्क्स कहते हैं कि दो वस्तुओं में जब संघर्ष होता है तो उसके कारण ही विकास होता है। तो ये विकास का मेन कारण किसको मानते हैं? दो वस्तुओं में संघर्ष। ये कहते हैं दो वस्तुओं में संघर्ष के कारण ये विकास होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कई विद्वानों ने इस पे एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने कहा है, 3 एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। वाद, प्रतिवाद और संवाद। विद्वानों ने इसको समझाने की कोशिश की है। और वाद इसमें कहा गया है पूंजीपति
प्रतिवाद, मजदूर और संवाद। तो ये जो वाद है वो पूंजीपति हैं और प्रतिवाद है वो मजदूर है। दोनों के हित क्या होते हैं, हमेशा बराबर नहीं होते। पूंजीपति हमेशा चाहता है कि अधिक से अधिक पूंजी इकट्ठा करे, मजदूर ये चाहता है कि उससे अधिक से अधिक उसको मतलब फ़ायदा हो, इनकम हो, सैलरी हो। तो दोनों के जो हित है वो दोनों के हित मतलब सामान्य नहीं है, दोनों के हितों में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। तो वाद और प्रतिवाद में जो संघर्ष चलता है, संघर्ष के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, जो स्थिति पैदा होती है, उसी को संवाद, और ये संवाद क्या होगा, विकास के रूप में होगा, यही विकास है। तो मार्क्स कहते हैं कि विकास हमेशा भौतिक वस्तुओं में संघर्ष के कारण ही होता है। विद्वानों ने इसको 3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है, वाद, प्रतिवाद और संवाद, कि जब 2 वस्तुओं में संघर्ष होता है तो वहाँ जो तीसरी स्थिति पैदा होती है उसी को हम विकास कहते हैं। तो मार्क्स यही कहते हैं कि हमेशा विकास क्या है, संघर्ष के कारण है। 2 चीज़ों में, 2 भौतिक वस्तुओं में संघर्ष के कारण ही विकास होता है। तो इसमें ये लिखना है, मार्क्स के अनुसार दो भौतिक वस्तुओं में संघर्ष के कारण ही विकास होता है। और इसको विद्वानों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से समझाया है। वाद पूंजीपतियों को कहा जाता है, प्रतिवाद मजदूरों को। और दोनों के हित क्या होते हैं, सामान्य नहीं होते। दोनों में जब संघर्ष होता है तो एक तीसरी स्थिति पैदा होती है और उसी को विकास कहा जाता है। ये विद्वानों ने एग्जाम्पल दिए, लेकिन मार्क्स और एंगल्स ने भी इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे मार्क्स और एंगल्स ने कहा है कि उन्होंने वाद एक बीज को कहा है, बीज जो दाने होते हैं, गेहूं का दाना मान लो कि वाद एक गेहूं का दाना है, प्रतिवाद मजदूर है। और दोनों के बीच जब हम मिट्टी के दाने को, जब हम गेहूं के दाने को जब हम मिट्टी में लगाते हैं तो दोनों के बीच संघर्ष होता है और वहाँ से एक तीसरी स्थिति उत्पन्न होती है, अंकुर निकलता है, एक पौधे के रूप में होता है, और वही पौधा क्या है, विकास है। तो वाद, मिट्टी, प्रतिवाद, मजदूर, और दोनों के बीच क्या होता है, जब संघर्ष होता है तो वहाँ से एक तीसरी स्थिति उत्पन्न होती है। वाद कह रहा हूँ, वाद क्या है, मिट्टी, और प्रतिवाद गेहूं का दाना। और दोनों वाद और प्रतिवाद में जब हम मिट्टी में गेहूं का दाना लगाते हैं तो मिट्टी से संघर्ष होता है, संघर्ष के बाद वहाँ से एक पौधा निकलता है, उसी को विकास कहते हैं। और फिर पौधा वो सूख के फिर वो बीज के रूप में आ जाता है। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने कहा है कि ये हमेशा एक चक्र की तरह चलता रहता है। तो हमेशा जो विकास होता है वो संघर्षों के कारण होता है। तो ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने द्वंद्वात्मक, द्वंद्व का मतलब होता है संघर्ष, भौतिक चीज़ों में संघर्ष के कारण ही विकास होता है। तो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में ये उन्होंने बताया है। उसके बाद ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद में भी मार्क्स कहते हैं कि इतिहास संपूर्ण जो इतिहास है, संपूर्ण मानव का इतिहास क्या है, संघर्ष का इतिहास है। इसमें वो कहते हैं संपूर्ण जो मानव का इतिहास है वो संपूर्ण वो संघर्ष का इतिहास है। और किसमें संघर्ष, आर्थिक चीज़ों में संघर्ष होता है। इसमें जो मार्क्स है वो 5 वर्ग बताते हैं। एक साम्यवादी वर्ग, युग बताते हैं, 5 युग बताते हैं। एक साम्यवादी युग, दूसरा दास युग, तीसरा सामंत युग, चौथा पूंजीवादी युग, और लास्ट में साम्यवादी पीरियड। ये आदिम साम्यवादी युग है, आदिम साम्यवादी युग। तो मार्क्स पूरे इतिहास को 5 वर्गों में बांट देते हैं। जो इतिहास में जो सामाजिक और राजनीतिक विकास होता है वो कैसे हुआ है वो समझाने के लिए पूरे इतिहास को 5 वर्गों में बांटते हैं। पहला आदिम साम्यवादी युग, दूसरा दास युग, तीसरा सामंत युग, और चौथा पूंजीवादी युग, और 5वां साम्यवादी युग। तो वो कहते हैं आदिम साम्यवादी युग में कि जो सबसे पहले जब समाज था, जब सरकारें कर नहीं थी, तो उस समय व्यक्ति बहुत प्यार से आपस में मिलजुल के रहता था, कोई संघर्ष नहीं होती थी, कोई मतलब सरकारें नहीं थी, और लोगों को मतलब लालच नहीं था, कोई संपत्ति उतना ही इकट्ठा करता था, चाहे इतनी भोजन इकट्ठा करते थे जो आपस में मिल ले, इकट्ठे करने के लिए नहीं। तो कोई लड़ाई नहीं रहती थी, लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, कोई छल कपट नहीं थी। तो इस वास्ते में सब आपस में मिल के रहते थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि औजारों का उत्पादन मतलब उदय हुआ, औजार बनाने लगे लोग,
और औजारों के कारण क्या हुआ, श्रम का भी बंटवारा हो गया, मतलब खेती शुरू हुई, पशुपालन शुरू हुआ, हथियार बनाना शुरू हुआ, जंगल काटना शुरू हुआ, तो कामों का बंटवारा हुआ। सभी लोग अलग अलग काम जब करने लगे तो अलग अलग कार्य में जब लोग लगे तो उसमें क्या हुआ कि उसमें फिर लोगों में लालच आने लगी है। लोग अधिक से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए लोग आपस में लड़ने लगे। तो जब आपस में लड़ने लगे तो जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था वो युद्ध जीत जाता था और हारे हुए लोगों को दास बना लेता था, हारे हुए लोगों को दास बना लेता था और अपना जो पूरा काम होता था उसी दास से करवाता था। तो आदिम साम्यवादी युग में पूरे सभी लोग क्या थे, बराबर थे, कोई छल कपट नहीं था, कोई नियम कानून नहीं, सब आपस में मिल के रहते थे। लेकिन जब हथियारों का उदय हुआ तो कार्य का बंटवारा हुआ, कार्य के बंटवारे की वजह से लोगों में लड़ाइयाँ हुई है। जो लड़ाई में जीतता था वो हारे हुए लोगों को गुलाम बना लेता था, इसलिए उसके बाद क्या हुआ, दासता का युग शुरू हुआ, दास का युग। तो दूसरा युग बताते हैं, पहला साम्यवादी युग, दूसरा क्या है, दासता का युग। दास युग में कहते हैं कार्ल मार्क्स कि दास युग में जो मालिक होता है वो आराम से बैठा रहता है, पूरा काम दास ही करते हैं, दास के द्वारा ही पूरे कार्य किए जाते हैं और दासों का पूरा जो निर्णय होता है वो मालिक लेता है, कि दास का जो पूरा अधिकार अपने ऊपर भी नहीं होता है, तो दास के ऊपर पूरा अधिकार मालिक होता है। जो मालिक जो कहता था वही दास को करना पड़ता था और दास के कारण मालिक पूरे सुख सुविधा लेते थे और ये उनके कार्य सारे दास करते थे। लेकिन इसमें ये क्या था कि दासों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और जो मालिक होते थे उनकी संख्या कम थी, तो मालिकों को हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं दास उनके ऊपर हमला ना कर दे। तो इसलिए उन्होंने दासों को कंट्रोल करने के लिए वही नियम कानून बनाया, जैसे न्यायालय, पुलिस और नियम बना दिए ताकि दासों को कंट्रोल में रखा जा सके। उसके बाद क्या हुआ कि मालिकों पे बहुत ज़्यादा खेत इकट्ठे हो गए, बहुत ज़्यादा खेत हो गए, खेत उन्होंने बना लिए। तो अगला क्या हुआ, सामंतवादी युग आया, क्योंकि बड़े बड़े जमींदारों को ही सामंत कहा जाता है। तो सामंतवादी युग आया। तो सामंतवादी युग में क्या हुआ, दासों को दासता से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन सामंतवादी युग में क्या हुआ, दूसरे तरह से उनको दास बना लिया गया। सामंतवादी युग में एक जमीन का मालिक और दूसरा किसान। तो यहाँ जो दास थे उनको उस रूप से, जो यहाँ पे जो रूप थी दास को, दासता की, वो दास से मुक्ति मिल गई, लेकिन यहाँ पे किसान के रूप में फिर दास बनाया गया। तो मार्क्स कहते हैं कि जो सामंतवादी युग था उसमें भी क्या होता था कि एक जमींदार अपने जो किसान थे उन्हीं से काम करवाता था और सभी किसानों को मतलब अपने मालिक के लिए ही काम करना पड़ता था, अपने मालिक के अलावा दूसरे किसान के लिए काम नहीं कर सकते थे। तो भूमि पे जो खेती करते थे किसान, उनके मतलब थोड़े से हिस्सा चाहे भूमि का टुकड़ा उनको मिल जाता था अपने गुजर बसर करने के लिए, बाकी ये दूसरे जमींदार के लिए काम नहीं कर सकते थे। इस तरह से यहाँ भी किसान क्या थे, दास के रूप में ही थे लगभग, लेकिन इस दास से अलग थे, मतलब किसान के रूप में यहाँ पे दास बनाया गया। तो यहाँ पे क्या था, जब किसान काम करते थे खेतों में तो उनको खाली समय मिल जाता था, क्योंकि खेती तो हमेशा होती नहीं है, तो उनको खाली समय मिल जाता था। खाली समय में क्या करते थे कि अपने लिए कुछ अन्य चीज़ों का उत्पादन कर लेते, मतलब शिल्पकारी कर लेते थे, जैसे टोकरी बना लिया, हंसिया बना लिया, औजार बना लिया। तो अपने लिए शुरू में वो लोग ये चीज़ों का, इन चीज़ों का उत्पादन वो करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्हीं चीज़ों का उत्पादन दूसरों के लिए भी करने लगे, या दूसरों के लिए जब ये करने लगे तो उससे क्या हुआ, व्यापार शुरू हुआ। अब व्यापार जब शुरू हुआ तो इससे क्या हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति का उदय हुआ, कुछ व्यक्तियों का, जो इनसे सामान खरीद के इकट्ठे और दूसरे लोगों को बेचने लगे। तो ये जो व्यापारी थे वो वही चल के आगे क्या हुआ, पूंजीवाद के रूप में, पूंजीपति के रूप में इकट्ठे होने लगे, उनके पास पूंजी इकट्ठा हो गया। तो ये आया पूंजीवादी युग। और पूंजीवादी युग में भी जो पूंजीपति थे उन्होंने बड़े बड़े कंपनियाँ खोल ली और कंपनियों में काम करने के लिए फिर वही मजदूर आए। तो यहाँ भी मजदूरों के रूप में शोषण होने लगा। तो मजदूरों के रूप में जब यहाँ शोषण होने लगा तो मजदूर मतलब धीरे धीरे उस शोषण को बर्दाश्त करते थे। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि यहाँ पे मजदूर एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करेंगे, जब यहाँ पे उनका शोषण जब बढ़ जाएगा तो आगे चल के वो क्रांति करेंगे और क्रांति के बाद मजदूरों का शासन आएगा, जिसको हम साम्यवादी युग वो कहते हैं। कार्ल मार्क्स जिसको साम्यवादी कहते हैं कि जब मजदूरों का शोषण एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाएगा तो पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति करेंगे और क्रांति के बाद जो मजदूरों का शासन आएगा उसको कहेंगे साम्यवादी युग। और साम्यवादी युग में कोई वर्ग नहीं रहेगा, जैसे सभी युगों में क्या, यहाँ से दासता युग में
दास और मालिक, यहाँ भी दो वर्ग। सामंतवादी युग में किसान और सामंत, यहाँ भी दो वर्ग। पूंजीवादी युग में मजदूर और पूंजीपति, यहाँ भी दो वर्ग। लेकिन पूंजीवादी के बाद जो साम्यवादी युग आएगा वहाँ पे कोई वर्ग नहीं होगा और ये वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज होगा। वर्ग विहीन और राज्य, यहाँ ना तो कोई वर्ग होगा ना ही कोई सरकार होगी, मतलब राज्य भी कोई नहीं होगी। और यहाँ पे कहते हैं कि जब क्रांति हुई, क्रांति के बाद जब साम्यवादी शासन आएगी तो थोड़े समय के लिए वो कि मजदूरों को तानाशाही स्थापित होगा, उसके बाद धीरे धीरे साम्यवाद पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगा। और यहाँ पे ये हुआ कि व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार काम करेगा और उसे ज़रूरत के अनुसार उसे वेतन दी जाएगी। तो ये स्थिति साम्यवादी युग की होगी। तो ये मार्क्स ऐतिहासिक भौतिकवाद में 5 हमेशा वो कहते हैं संपूर्ण इतिहास, ये क्या है 5 वर्गों में वो बांट देते हैं। वो कहते हैं कि इतिहास में जो भी विकास हुआ है वो भौतिक वस्तुओं के कारण जो संघर्ष होता है उसी कारण होता है। तो समाज में जो भी विकास हुआ है तो इसलिए इसको ऐतिहासिक भौतिकवाद, इतिहास का विकास भौतिकवाद मतलब भौतिक या चीज़ों में चाहे आर्थिक चीज़ों में संघर्ष के कारण ही होता है। और सभी युग में आर्थिक कारण ही है जिसके कारण संघर्ष हुआ, दासता के युग में, चाहे सामंतवादी युग में, चाहे पूंजीवादी, चाहे साम्यवादी युग में। तो ये है आपका ऐतिहासिक भौतिकवाद। उसके बाद है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत, इनका ये अगला सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत। एक अर्थशास्त्री थे रिकार्डो, डेविड रिकार्डो कहते थे। इन्होंने कहा था कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य का निर्धारण होता है वो उस वस्तु को बनाने में कितनी मेहनत लगी हो उस मेहनत को देखते हुए उस वस्तु का मूल्य निर्धारण किया जाता है। और कार्ल मार्क्स भी इस बात से सहमत होते हैं कि ये बात सही है। लेकिन कार्ल मार्क्स इसमें एक और बात जोड़ देते हैं और कहते हैं कि जो हर मजदूर है कुछ अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन करता है। हर मजदूर अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन करता है। जैसे मान लीजिए कि एक मजदूर अगर कोई वस्तु बना रहा है तो उस वस्तु का कीमत अगर 200 रुपया है तो उसे मजदूरी के रूप में 50 रुपये मिलता है। मजदूरी के रूप में उसे 50 रुपये मिलता है। बाकी जो 150 रुपया है वो अतिरिक्त मूल्य है। और इस अतिरिक्त मूल्य को जो 150 रुपये वो अतिरिक्त मूल्य है और इस 150 रुपये को क्या करते हैं पूंजीपति अपने पास रख लेते हैं, हड़प लेते हैं और इस तरह से मजदूर का शोषण हो रहा है। तो मजदूर जो 200 रुपये का वस्तु बना रहा है उसे मजदूरी के रूप में 50 रुपये मिलता है और 150 रुपये जो है वो अतिरिक्त मूल्य है जिसे पूंजीपति हड़प लेते हैं और इस तरह से मजदूरों का शोषण हो रहा है। तो ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है जो कार्ल मार्क्स ये बताते हैं। लेकिन हालांकि इसकी आलोचना भी है कि इसमें कच्चा माल भी है, तो ये आलोचना छोड़िए। तो ये अतिरिक्त मूल्य, देखिए ये जितने भी सिद्धांत है बहुत बड़े बड़े सिद्धांत, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत यही कहते हैं पहले डेविड रिकार्डो पे लगने वाली मेहनत के द्वारा निर्धारित की जाती है। कार्ल मार्क्स भी इससे सहमत होते हैं। कार्ल मार्क्स इसमें एक और बात जोड़ देते हैं कि जो हर मजदूर है कुछ अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन करता है। जैसे कोई मजदूर 200 रुपये का कोई वस्तु बना रहा है तो उसे मजदूरी के रूप में 50 रुपये मिलता है। जो 150 रुपया होता है वो क्या होता है कि पूंजीपति हड़प लेता है और इस तरह से मजदूरों का शोषण होता है। तो ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। उसके बाद अलगावाद का सिद्धांत। अलगावाद का सिद्धांत में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो वर्तमान पूंजीवादी युग है उसने अलगावाद को बढ़ावा दिया है। जो वर्तमान में पूंजीवादी युग है वो अलगावाद को बढ़ावा दिया है और इसका मतलब है कि जो मजदूर जिस वस्तु को बनाता है उस वस्तु पे उसका कोई अधिकार नहीं होता है। मजदूर जिस वस्तु को बनाता है उस वस्तु पे मजदूर का कोई अधिकार नहीं होता है और इससे उल्टे में उसका नुकसान ही होता है। उस वस्तु को बनाने के लिए वो मशीन की तरह काम करते रहता है और उसके वजह से वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता है, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाता है और उसी के कमाई पे जो पूंजीपति होते हैं वो दुनिया की सारी सुख सुविधाएं लेते हैं। इस तरह से मजदूरों का यहाँ भी वो कहता है कि वो शोषण हो रहा है। तो ये अलगावाद है कि जो आधुनिक पूंजीवादी युग है वो अलगावाद को बढ़ावा दिया है। उसके बाद है क्रांति। जो आधुनिक क्या है पूंजीवादी युग है। पूंजीवादी युग में जब मजदूरों का शोषण बढ़ जाता है तो शोषण मतलब सहते सहते एक ऐसी स्थिति आती है जब वो लास्ट में वो क्रांति की सिचुएशन आ जाती है
लेकिन वो मजदूर जो होते हैं कि क्रांति खुद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो क्रांति का नेतृत्व करे। कुछ मतलब बुद्धिजीवी लोगों को कहते हैं कि वो क्रांति का नेतृत्व करे और मजदूरों को उकसाए, मतलब उनको क्रांति के लिए उकसाए, बार बार मतलब आंदोलन करे, हड़ताल करे, और आगे चल के मजदूर खुद ही क्रांति करेंगे। और जब क्रांति करेंगे तो उसके बाद वो जितने भी पूंजीपति होंगे उनकी संपत्ति को छीन लेंगे और छीन के सब आपस में बांट लेंगे और सबको बराबर कर देंगे। तो इस साम्यवादी युग आ जाएगा। तो क्रांति यही कहते हैं कि जब समाज में दो वर्ग होते ही हैं पूंजीवादी युग में, एक पूंजीपति और एक मजदूर। अब जब मजदूरों का शोषण होगा तो शोषण मतलब सहेंगे शुरू में, लेकिन शोषण जब मतलब एक चरम सीमा पे पहुंच जाएगी तो क्रांति की सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन क्रांति मजदूर खुद नहीं करेंगे, उनको किसी बुद्धिजीवी के द्वारा उनका नेतृत्व करना पड़ेगा, उनको उकसाना पड़ेगा क्रांति के लिए। और क्रांति से पहले वो बार बार हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, और उसके बाद क्रांति खुद ही मजदूर अपने आप करेंगे। और उस क्रांति के बाद क्या होगी कि साम्यवादी युग आ जाएगा। उसके बाद वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इसमें मार्क्सवाद कहते हैं संपूर्ण जो मानव का इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। संपूर्ण मानव का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और हमेशा समाज में दो वर्ग रहे हैं, चाहे वो दासता के युग, दास युग में दास और मालिक, उसके बाद सामंतवादी युग में सामंत और किसान, उसके बाद पूंजीवादी युग में एक पूंजीपति और एक मजदूर। तो हमेशा उन्होंने कहा है कि मानव का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और हमेशा समाज में दो वर्ग रहे हैं। एक ऐसा वर्ग जिसके पास उत्पादन के सारे साधन होते हैं और एक ऐसा वर्ग जो जिसका शोषण होता है और वो मतलब साधन विहीन होता है। तो हमेशा जो दूसरा वर्ग होता है जो साधन विहीन होता है उसका शोषण होता है उस वर्ग के द्वारा जो साधन संपन्न होता है। और शोषण बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो संघर्ष की स्थिति पैदा कर देता है, क्योंकि दोनों वर्ग के जो हित होते हैं वो आपस में मिलते नहीं हैं। एक वर्ग हमेशा अपनी संपत्ति इकट्ठा करने की कोशिश करता है, सही करने के लिए कुछ वो भी चीज़ें करता है। इस तरह से दोनों वर्गों में संघर्ष चलता रहता है और संपूर्ण मानव का इतिहास वो वर्ग संघर्ष का इतिहास बताते हैं। संघर्ष वर्ग संघर्ष का इतिहास कि मानव में हमेशा इतिहास में हमेशा दो वर्ग रहे हैं और दोनों वर्ग में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। तो ये कार्ल मार्क्स के ये मोटे मोटे ये सिद्धांत है। और यही आपको पॉलिटिकल साइंस में अगर आए थ्योरी में कि राजनीति के मार्क्सवादी सिद्धांत, तो यही सिद्धांत आपको लिखना है और ये इसके अलावा कुछ नहीं करना।